नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास हमारी जो हुई थी भारत और वैश्वीकरण कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस की हुई थी और उसी का पहला पार्ट हुआ था। उसी के दूसरे पार्ट को अपन आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने वैश्वीकरण का अर्थ देखा था और वैश्वीकरण की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। अब देखिए, अपन थोड़ा सा पिछले लेसन के बारे में देख लेते हैं एक बार मोटा सा कि मोटा वैश्वीकरण होता क्या है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था का समन्वय विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के साथ कर लिया जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, आंकड़ों, विचारों की गतिशीलता का बढ़ाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव देखिए डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, देखिए पॉलिटिक्स में होता है यानी कि राजनीति में होता है, उसके बाद में इकोनॉमी होता है यानी आर्थिक में होता है, एनवायरमेंटल पर्यावरण में होता है, कल्चर संस्कृति पर होता है और सोसाइटी यानी कि सामाजिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कितने प्रकार के प्रभाव होते हैं, 5 तरह के मुख्य रूप से प्रभाव होते हैं। वैसे तो वैश्वीकरण क्या होता है, आर्थिक परिघटना है, परंतु इसके साथ साथ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से भी वैश्वीकरण इन चीज़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में देखिए, वैश्वीकरण की अवधारणा के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा। देखो, पहले राष्ट्रीय राज्य किस प्रकार के थे, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की तरह के हुआ करते थे, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के बारे में विश्वास करते थे। तो राज्य का स्वरूप कैसा था, लोक कल्याणकारी था। परंतु विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जगह अब कौन सी अवधारणा आ गई, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। यानी कि पहले की जो अवधारणा थी, राज्य जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, वो अब कैसी आ गई, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी अवधारणा बन जाती है। अर्थात पूंजीपतियों के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनको कितना धन कमाना है, कितना नहीं कमाना, इस मामले में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखिए, यद्यपि राज्य की प्रधानता यानी कि संप्रभुता को चुनौती नहीं मिली, इससे राज्य की संप्रभुता को चुनौती तो नहीं मिली, किंतु अब राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा है। यानी कि देखिए, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य के साथ साथ क्या हुआ है, वैश्वीकरण ने आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को भी इनके माध्यम से क्या हुआ, महत्व दिया जाने लगा है। देखिए, संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो गई। देखिए, नोकिया, HP, ये जितनी भी दिख रही, तो अपनों को माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो गई है। जो राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी हुए, उनके नागरिकों का जीवन स्तर भी उन्नत हुआ। अर्थात जहाँ जिन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, पूरे विश्व में अपने क्या किए, जगह जगह इंडस्ट्रीज खोल ली। तो उनका पैसा जो कमाया जाएगा वो कहाँ जाएगा, उनके देश में जाएगा। और जहाँ पर इस फैक्ट्री को लगाया जा रहा है, इंडस्ट्री को लगाया जा रहा, तो वहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में भी क्या होगी, उन्नति आएगी। क्योंकि देखिए, जहाँ की कंपनी है वहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में तो उन्नति आएगी, परंतु जिस जगह वो इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे वो फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में भी उन्नति आएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब देखिए, उन कंपनियों को जो कच्चा माल चाहिए वो वहीं से ले लेगा, फैक्ट्रियों में नया अच्छा सा माल बना के, और उसको वापस से क्या कर दिया जाएगा, निर्यात कर दिया जाएगा अच्छे पैसे में। देखिए, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शीत युद्ध अपने चरम पर था। क्यों, देखिए, जब 20वीं शताब्दी समाप्त हुई थी, उस समय क्या हुआ, शीत युद्ध अपने चरम पर था, समाप्त होने जा रहा था। तो उस समय क्या हो रहा था, अपन ने पिछले क्लास में देखा था कि जो दोनों गुट थे, 2 धड़े थे, एक तो पूंजीवादी और दूसरा क्या था, साम्यवादी। पूंजीवादी का समर्थन जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, क्योंकि ये किस पर आधारित थे, ये उदारवाद पर आधारित थे। और साम्यवादियों का समर्थन कौन कर रहा था, USA कर रहा था,
USSR इनका क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था, और ये किस पर थे, समाजवादी पर थे। तो ये अपने अपने ढंग से क्या कर रहे थे, जो दूसरे राष्ट्र थे, छोटे छोटे राष्ट्र जो थे जिनका निर्माण अभी अभी हुआ था, उनको अपने पक्ष में मिलाने की भरकस कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इनके संघर्ष का मुख्य आधार क्या था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। क्योंकि जहां एक तरफ जो साम्यवादी वाले, जो कि रूस जिनका नेतृत्व कर रहा था, वो कह रहा था कि सभी राष्ट्र एक हो जाओ, हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, और अपने को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम हमारे सभी देशों में क्या करेंगे, आर्थिक रूप से समानता स्थापित कर लेंगे। तो इसी आवरण को क्या किया, अमेरिका ने ओढ़ते हुए जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको अपनी पक्ष में मिलाने की कोशिश करी। और उस कोशिश में साम्यवादी भी कोशिश कर रहे थे, तो उधर से पूंजीवादी भी कोशिश कर रहे थे। कौन कौन से राष्ट्र अभी डायग्राम में अपन समझते हैं। देखिए, ये एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पर उस समय नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, और ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, उस समय यहाँ पर भी क्या हुआ, नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो यहाँ के जिन दोनों जगह जो नए नए राष्ट्र बने, उन राष्ट्रों पर किन्होंने अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करी, दोनों ने, साम्यवादी वाले ने भी और पूंजीपति वाले ने भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी। उन देशों को क्या किया, आर्थिक सहायता मुहैया करवाई और अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करी। और इसमें सब में सर्वोपरि कौन रहा, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका क्या था, जो विश्वव्यापी जो संस्थाएं थी, जैसे कि UNO था, IMF था, विश्व बैंक था, तो उनका सदस्य था। तो इसलिए इसने, अमेरिका ने मैक्सिमम देशों को अपने पक्ष की ओर मिला लिया, और इन सब परिस्थितियों में रूस पिछड़ गया। तो फाइनली रूस क्या होता है, हार जाता है, और रूस की जो साम्यवादी जो विचारधारा थी, वो फाइनली क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो देखिए, ये तो अपन ने देखा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण ने राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। अब अपन आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी विश्व के जितने भी देश थे, अपनी नियंत्रित नीतियों के स्थान पर व्यापार में खुलेपन को प्रोत्साहन देने लगे, जो कि प्रजातंत्र और जनता के अधिकारों पर आधारित था। सभी देशों ने क्या कोशिश करी कि वैश्वीकरण हो गया, तो अब मार्केट क्या होना चाहिए, खुले होने चाहिए, सभी को एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, और खरीद लेन देन आयात निर्यात की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस खुलेपन की नीति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी नीतियों में क्या किया, परिवर्तन कर लिया। यानी ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जिसमें सर्वोपरि कौन था, अमेरिका था, तो इन्होंने भी जो अपनी अपनी मुद्रा की जो नीतियां थी, उनमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। विश्व के सभी देश मिलजुल कर आपसी सहयोग द्वारा वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने लगे। अब जैसे वैश्विक समस्याएं क्या होती है, बड़े बड़े स्तर की जो समस्याएं होती है, अभी अपन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देख लो, आतंकवाद की समस्या देख लो, तो उनके लिए ये एक मंच पर आना शुरू हो गए। ये भी किसके कारण संभव हो पाया है, ये भी वैश्वीकरण कारण के संभव हो पाया है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो सारे देश एक नहीं हो पाते। तो ये जो बड़ी बड़ी वैश्विक समस्याएं थी, इनको एकजुट होकर बैठकर विचार विमर्श करने का मौका नहीं मिल पाता। अब देखिए, वैश्वीकरण के दौरान पूंजीवादी देश एशिया व अफ्रीका में अपने नए उत्पादों के लिए बाजार ढूंढने लगे। क्योंकि पूंजीवादी देश का मतलब देखिए, जो अमेरिका है, तो उसने क्या किया, एशिया और अफ्रीका में जहाँ पर अपने नवोदित राष्ट्र थे, वहाँ पर क्या किया, अपने अपने बाजार ढूंढने की कोशिश करी, वहाँ पर अपना माल बेचने की कोशिश करी। क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, वहाँ पर वहाँ पर उत्पाद इतने आसानी से नहीं मिल पाते थे, नहीं बन पाते थे। तो उसका फ़ायदा किसने उठाया, पूंजीवादी देशों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिए। अब विश्व के जितने भी देश थे, उन सब ने अपने बाजार क्या किए, विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए, कि आओ आप हमारे देश में आके बिजनेस करो, विदेशी वस्तुओं को बेचो, उसके लिए क्या किया, खोल दिया। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे जो स्थानीय लोग होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार तो मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक देश ने क्या किया, अपने जो दूसरे देश की विदेशी वस्तुएं थी, उनको बेचने के लिए अपने अपने बाजार क्या कर दिए,
खोल दिए, और जो वीज़ा नियम हुआ करते थे, जो शक्ति उनके अंदर हुआ करती थी, उनमें थोड़ी क्या कर दी, ढिलाई कर दी। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तेज हुआ, जिससे विकसित देशों के साथ साथ चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे विकासशील देश भी इस प्रक्रिया से लाभान्वित हुए। अब देखो, विकसित देशों को तो लाभ पहुंचा ही पहुंचा वैश्वीकरण के कारण, अब उसके साथ साथ चीन, भारत और ब्राज़ील, ये क्या है, विकासशील देश है। तो विकसित देशों के साथ साथ इन्होंने भी इस दौड़ में भाग लिया, और उनके साथ साथ इनका भी क्या हुआ, विकास हुआ। इन देशों को क्या पहुंचा, लाभ पहुंचा। वैश्वीकरण के दौरान आर्थिक प्रतिबंध शिथिल होने से विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तीव्र हो गया। जो आर्थिक प्रतिबंध थे वो क्या हो गए, शिथिल हो, क्योंकि देखिए जो आर्थिक प्रतिबंध थे, जो वीज़ा नियम थे, वो उनको सबको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो शिथिल होने से विभिन्न देशों का आर्थिक प्रवाह क्या हो गया, तीव्र हो गया। तो वैश्वीकरण के दौरान आर्थिक प्रतिबंध शिथिल होने से विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तीव्र हुआ, यानी कि जो बहुत सारे देश थे उनके अंदर रुपया पैसा जो एक देश से दूसरे देश में जाना है, सामग्री जो जानी है, प्रोडक्ट माल जो जाएगा, तो उसमें क्या होगी, तीव्रता आ जाती है। अब देखिए, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारिक लेन देन बहुत शीघ्र हो गया। ये देखिए, इंटरनेट है, इसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में आसानी से सामग्री अपन ने ऑर्डर किया और तुरंत आ जाएगा। तो बैंकिंग सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि आजकल अपने को देखने को मिलता है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनसे लेन देन बहुत ही शीघ्र होने लग गया। कहीं से भी कोई सामग्री मंगवानी है तो 5-7 दिन में अपने पास आसानी से वो सामग्री आ सकती है। तो इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई सेवाओं में भी क्या होगी, सरलता आने लगी। यानी विश्व का नकारात्मक प्रभाव भी रहा, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी रहा। अब देखो, सब जगह सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण का नहीं हुआ, कुछ न कुछ जगह क्या हुआ, इसका नकारात्मक प्रभाव भी रहा। देखो, वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से रहा कि जो देश पूंजीपति थे, जिनके पास काफ़ी पैसा था, तो उनका तो क्या हो गया, तीव्र गति से विकास हो गया। परंतु ऐसे देश जिनके पास पैसे की कमी थी, समस्याएं थी, उनका विकास नहीं हो पाया। जो अमीर थे वो और अमीर बनते गए, और जो पिछड़े हुए देश थे वो और पिछड़ते चले गए। अर्थात देखिए कि कुछ देशों ने तीव्र आर्थिक प्रगति की, तो कुछ देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए। जिन देशों ने पूंजीपति देशों के अनुसरण करते हुए, उनको देखते हुए आगे बढ़े, तो उनकी प्रगति अच्छे से हो पाई, और जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए तो उनका विकास कभी संभव नहीं हो पाया। यानी कि जो अमीर था वो अमीर बनता गया, और गरीब क्या हो गया, और गरीब बनता गया। यानी कुछ विचारकों ने वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद कहकर निंदा करी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात है ये, कि विचारकों ने किस प्रकार से वैश्वीकरण की निंदा करी, इसको क्या नाम दिया, नव उपनिवेशवाद कहकर उसकी क्या करी, इन्होंने निंदा करी। दूसरी ओर कुछ विचारक मानते हैं कि वैश्वीकरण से विकास और समृद्धि तथा खुशहाली आई है। तो कुछ विचारक क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विकास भी हुआ है, समृद्धि भी हुई है, और खुशहाली भी आई है। आगे है वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से सामाजिक स्तर भी क्या हुआ, प्रभावित हुआ। इसके भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हुए। अब देखें इनके बारे में, देखते हैं कि वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अर्थात इसका सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किस प्रकार से, देखो, अगर भारत की बात करें तो भारतीय सामाजिक संरचना में भी वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक रहा है। अर्थात जो हमारी संरचना थी उसमें भी वैश्वीकरण का क्या हुआ है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारतीय युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान सम्मान, रीति रिवाज, नैतिकता आदि का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। अर्थात भारत की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने पश्चिमी का क्या किया है, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण किया है, जिससे एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, हमारे जो रीति रिवाज है, नैतिकता, उन सबको क्या कर दिया, इन्होंने त्याग दिया, इनका परित्याग कर दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक नकारात्मक प्रभाव हुआ। उसके साथ देखा जाए तो फैशन व अंधानुकरण के नाम पर, यानी फैशन के नाम पर मूल्य विहीनता और वातावरण कैसा हो गया, स्वार्थपरकता वाला हो चुका है। यानी कि फैशन के नाम पर उनकी जो वेशभूषाएँ हैं, उनकी जो पहनावा है, वो बहुत ही बेहुदा हो गया। तो साथ ही लोगों के अंदर मूल्य विहीनता होगी, जो उनके मूल्य थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और वातावरण कैसा हो गया, स्वार्थपरकता वाला हो चुका है।
ऐसे मूल्य विहीनता की स्थिति भारत जैसे देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई, जिसके कारण भारत की सामाजिक संरचना क्या हो गई, कमजोर हो गई। हमारे जो भारत की जो सामाजिक संरचना थी वो क्या हो गई, कमजोर हो चुकी है। क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था, ऐसा कहा जाता था कि हमारे गांव में किसी भी घर में किसी के घर पे ताला नहीं लगाया जाता था, परंतु आज एक छोटा सा ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ताला नहीं लगता होगा। आज प्रत्येक गांव में हर एक घर में क्या लगता है, लगा होता है, अपने को ताला देखने को मिलता है। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया है, वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया। जैसे कि अब अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का क्या हुआ, वैश्वीकरण की वजह से ही कोविड-19 फैला है, परंतु इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो भी किसकी वजह से निकल के आ रहा है, वैश्वीकरण की वजह से ही निकल के आ रहा है। यानी वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी अपने को देखने को मिल रहे हैं और वैश्वीकरण के अपने को नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। आगे देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो भी वैश्वीकरण के कारण अछूती नहीं रह पाई है। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपता को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय देश संस्कृतियों पे क्या हुआ, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्योंकि पता है कि हमारा देश क्या है, विविधताओं में एकता वाला देश है। हमारे देश में क्या है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान है, छोटी छोटी संस्कृतियां, देश संस्कृतियां विद्यमान है, परंतु वैश्वीकरण के कारण उन देश संस्कृतियों पे क्या हुआ है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनका अस्तित्व क्या हो चुका है, खतरे में आ चुका है। देखिए, सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य आंचलिक संस्कृतियों पर लादा जा रहा है। अर्थात जो पश्चिमी संस्कृतियां हैं उनको जो छोटी छोटी संस्कृतियों वाले देश हैं उन पर क्या हो रहा है, लादा जा रहा है। इससे रहन सहन, खान पान व संपूर्ण जीवन शैली प्रदूषित हो गई है। देखो आजकल अपने यहाँ भी पिज्ज़ा, बर्गर, डबल रोटी, पैटीज, इस प्रकार का खान पान चल रहा है। तो ये कहाँ से आया, ये विदेशों से ही आया। तो अपना रहन सहन, खान पान और संपूर्ण जीवन शैली क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। रहने का तरीका, पहनावा, सब क्या हो गया, अपना प्रदूषित हो गया। आज जो अपना संगीत होता है वो संगीत जो पुराना संगीत हुआ करता था उस प्रकार का संगीत नहीं रहा। आज पॉप में हो गया, पहले पुराने टाइम पे किस प्रकार का मधुर संगीत हुआ करता था। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यह है कि प्रौद्योगिकी विकास व प्रवाह से एक नवीन विश्व संस्कृति के उदय की प्रबल संभावनाएं बन गई। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है कि प्रौद्योगिकी विकास हुआ है और उससे एक नवीन विश्व की संस्कृति का क्या हुआ है, उदय होगा। ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई देती है, जिससे संभवतः विश्व में व्याप्त असमानताओं की समाप्ति हो सकती है। यानी कि विश्व में जो असमानताएं व्याप्त है वैश्वीकरण के कारण, इसकी निजात भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो सकती है। देखो, सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने वाले माध्यम, यानी कि किन किन माध्यमों के द्वारा सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया गया है। तो देखो, इंटरनेट, ईमेल, सूचनाओं का आदान प्रदान, इसके माध्यम से सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा है। उसके अलावा सूचना तकनीकी में डिजिटल क्रांति का प्रभाव भी हुआ है। और समाचार सेवाएं देखें तो CNN, जो कि अमेरिका का चैनल है, US का, 1980 में इसकी स्थापना हुई है। ये ऐसा केबल चैनल है जो 24 घंटे केबल सूचनाएं प्रदान करता है। उसके अलावा BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग UK यानी ब्रिटेन का है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। और अल जजीरा जो मध्य पूर्व का है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई है। आदि समाचार चैनलों का विश्वव्यापी प्रसारण जिसमें वैश्वीकरण को अधिक प्रभावित किया है। यानी इन चैनलों के माध्यम से भी वैश्वीकरण के अंदर तीव्र गति से वृद्धि हो पाई है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव। आज की क्लास में अपन ने वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमारा हौसला बनता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी, तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।